हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उदय। जैसा कि हमने पिछली क्लास में महाजनपद काल के बारे में पढ़ा, जिसमें से इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध महाजनपद, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आज उसी महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मगध के प्रारंभिक राजवंश के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि पुराणों में मगध के सबसे पुराने राजवंश का उल्लेख मिलता है। सबसे पुराने राजवंश का उल्लेख मिलता है। राजवंश उल्लेख मिलता है जिसे बृहद्रथ वंश कहा जाता है। जिसे बृहद्रथ वंश कहा जाता है। और इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इस वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। किंतु राजनीतिक रूप से मगध का उत्कर्ष किंतु राजनीतिक रूप से मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश से माना जाता है। हर्यक वंश से माना जाता है। तो हमने देखा मगध के प्रारंभिक राजवंश। ऐसा माना जाता है कि पुराणों में लिखा गया है कि पुराणों में मगध के सबसे प्राचीनतम राजवंश का उल्लेख मिलता है, जिसे बृहद्रथ वंश कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, किंतु इसे राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। राजनीतिक रूप से किसे स्वीकार किया गया? हर्यक वंश। यानी मगध का उत्कर्ष किसे माना जाता है? हर्यक वंश। उसके बाद देखेंगे इन वंशों के क्रम के बारे में। मगध पर वंशों के क्रम के बारे में। वंशों का क्रम सबसे पहले मगध पर कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। किस वंश से शासन किया? हर्यक वंश ने। उसके बाद शिशुनाग वंश। फिर उसके बाद हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश ने शासन किया और उसके बाद मौर्य वंश। अब इन चारों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है हर्यक वंश। आप यहाँ पिन डालेंगे हर्यक वंश। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और इसका उपनाम क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और इसका उपनाम क्या था? और राजधानी कहाँ थी? और देखेंगे कि इनकी पत्नी कौन थी? तो देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और इसका उपनाम क्या था? सेणिक। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी गिरिब्रज, या फिर इसी को राजगिरी भी बोलते हैं। और इनकी महाबगदा नामक पुस्तक में यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे महाबगदा नामक
पुस्तक में इनकी 500 यानी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत एक पुस्तक है जिसमें इनकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और पत्नी कौन कौन सी थी? पहली पत्नी थी महाकोसला या कोसला देवी, कहीं कहीं महाकोसला मिलता है। पहली पत्नी थी कोसला देवी। और दूसरी पत्नी थी चेलना या चिलन्ना, कहीं कहीं चेलना या चेलन्ना मिलता है, चेलना देवी या फिर चेलना। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। अब इन्हें जो है आप नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी के नाम से बसाया था। और महापद्मा नामक पुस्तक में इनकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें इनकी पहली पत्नी थी कोसला देवी और दूसरी पत्नी थी चेलना और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। आइए इनकी पत्नियों के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। पहली पत्नी थी कोसला, पहली पत्नी थी कोसला और दूसरी पत्नी थी चेलना और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। ठीक है। ये जो कोसला देवी थी, महाकोसला थी या कोसला देवी, ये जो है कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री थी। ये कौशल क्या है? कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री थी, जो इनकी पहली पत्नी कौन थी? इनकी पहली पत्नी थी कोसला देवी, कोसला देवी जो कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री थी। और विवाह के पश्चात परसेनजीत ने, अब यहां लिख लेंगे, परसेनजीत ने या प्रसेनजीत या परसेनजीत ने बिंबिसार को, या यहां लिख लेंगे दहेज के रूप में, दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का कर करने का अधिकार दिया। और दूसरी पत्नी थी चेलना देवी। दूसरी पत्नी थी कौन थी? चेलना, जो कि लिच्छवी शासक शेटक की बहन थी। लिच्छवी जो था, ये आपने पढ़ा होगा, महाजनपद काल में पढ़ा था कि वज्र संघ के बारे में। वज्र संघ जो है 8 जनपदों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार किया गया था, एक संघ बनाया गया था, जिसमें से था एक प्रमुख था लिच्छवी संघ। अगर पूछे कि लिच्छवी की राजधानी क्या थी, लिच्छवी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली। ठीक है, बहन थी। और अगर ये क्वेश्चन और है, अगर विश्व में कहीं लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित हुआ था, पहला लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित हुआ था या फिर कहीं लागू हुआ था, वह था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी संघ। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो कि जो कि जो कि पंजाब के मद्र कुल की या भद्र कुल की कुमारी थी। ठीक है, अब थोड़ा से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मगध के प्रारंभिक राजवंश, पुराणों में मगध के सबसे पुराने राजवंश का उल्लेख मिलता है, जिसे बृहद्रथ वंश कहा जाता है। और इस बृहद्रथ वंश का संस्थापक स्वयं बृहद्रथ था, और लेकिन इसे जो है राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। तो स्वीकार किसे किया गया? हर्यक वंश, यानी मगध का उत्कर्ष किसे माना जाता है? हर्यक वंश को माना जाता है। उसके बाद हमने देखा वंशों के क्रम के बारे में,
कि वंश, सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया और उसके बाद मौर्य वंश। उसके बाद हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, या गिरिब्रज या राजगिरी को राजधानी के रूप में बसाया था। और जो है महाबगदा नामक पुस्तक में इनकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहली पत्नी थी कोसला देवी और दूसरी पत्नी थी चेलना और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। जो कि कोसला देवी थी वो कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री थी, जिसे विवाह के पश्चात दहेज के रूप में परसेनजीत ने बिंबिसार को काशी का कर प्राप्त करने का अधिकार दिया। बोला कि जाओ आप जो है काशी का कर आप वसूलो। उसके बाद दूसरी पत्नी थी चेलना या चेलन्ना, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो कि पंजाब के भद्रकुल की राजकुमारी थी। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि बिंबिसार ने मगध के उत्कर्ष के लिए मगध के उत्कर्ष के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया था। कि बिंबिसार ने जो है मगध के उत्कर्ष के लिए, मगध के उज्जवल भविष्य के लिए जो है त्रिसूत्री नीति अपनाया था। जिसमें से त्रिसूत्री नीति कौन कौन से, यानी 3 सूत्री नीति कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। नंबर 1 है विवाह नीति, और दूसरा है मित्रता का नीति, और तीसरा है युद्ध नीति। कौन सी नीति? युद्ध नीति। जिसमें से हमने विवाह नीति के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें आपने पढ़ा कि महाबगदा नामक पुस्तक में इसकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 3 पत्नियां मुख्य भी थी। अब आइए पढ़ते हैं मित्रता की नीति। मित्रता की नीति में क्या था कि महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बिगुवन या बेड़ुवन नामक उद्यान जो है दान में दे दिया था। और एक पॉइंट और बनाएंगे, महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बेड़ुवन नामक उद्यान दान में दे दिया था। और जो है बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था, जो कि टीबी नामक रोग से ग्रसित थे। किस रोग से ग्रसित थे? टीबी नामक रोग से। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार बेड़ुवन नामक उद्यान में दान में दे दिया। और जो है बिंबिसार ने अपने जो है राज्यवैद जीवक को अपने जो कि आयुर्वेदाचार्य थे अवंती नरेश चंद्र प्रदत्त के इलाज के लिए भेजा था।
जो कि टीबी नामक रोग से ग्रसित थे। जीवक जो है आयुर्वेदाचार्य थे, हमारे यहाँ जो कि बोला जाता है कि फैमिली डॉक्टर की तरह बोला जाता है, फैमिली डॉक्टर जिसे बोलते हैं। जिसे और ये जो जीवक हैं, ये जीवक गणिता साल्वती के पुत्र थे, गणिता साल्वती के पुत्र थे। उसके बाद युद्ध नीति। युद्ध नीति क्या था कि बिंबिसार जो है अंग की राजधानी चंपा, बिंबिसार जो है अंग की राजधानी चंपा या चंपा के शासक, बिंबिसार जो है अंग की राजधानी चंपा के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। अब होता क्या है कि बिंबिसार जो है अंग की राजधानी चंपा के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। अब ये नीति क्या थी कि जो जहां पर विवाह नहीं हो पाता था और मित्रता नहीं हो पाती थी, उसे युद्ध करके जो है अपने राज्य में मिला लेता था। जैसे मित्रता हो गई तो ठीक है, अगर मित्रता नहीं हुआ तो युद्ध करके जो है जीत लेता था उस राज्य को। इसके बाद जो है अब देखेंगे, इसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु, इनकी हत्या करके जो है सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में। और हाँ, इनके समय काल के बारे में अगर देखेंगे तो इनका जो हर्यक वंश का जो समय काल था वो 544 ईसा पूर्व से अब देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। हेडिंग डालिए अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका अर्थ होता है, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। अजातशत्रु जो है बिंबिसार की यानी अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन पर कब्जा कर लिया। राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी राजगिरी और पत्नी थी वाजिरा। अब जो है अजातशत्रु की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी को अपनी राजधानी बसाया था और उनकी पत्नी थी वाजिरा। अजातशत्रु ने काशी कोसल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब इन्हें काशी और कौशल को जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो है जब बिंबिसार का विवाह महाकोशला के साथ हुआ था तो परसेनजीत ने काशी को जो है काशी इन्हें दे दिया था। किसे? बिंबिसार को। जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है तो उस पर जो है अजातशत्रु का शासन हो जाता है। तो परसेनजीत जो है जो दहेज के रूप में काशी बिंबिसार को दिया था वह वापस ले लेते हैं। इसीलिए जो है अजातशत्रु कौशल पर आक्रमण कर देता है, यानी परसेनजीत पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद परसेनजीत और अजातशत्रु में भयानक युद्ध होता है, जिससे बाद में क्या होता है कि जब परसेनजीत को ऐसा लगता है कि हम युद्ध हारने वाले हैं तो एक दूत के माध्यम से अजातशत्रु के पास कि जो है बताते हैं। तो उनका दूत अजातशत्रु के पास, तो अजातशत्रु कहते हैं ठीक है, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होता है कि अजातशत्रु कहता है लेकिन हम जो है शर्तें हम तय करेंगे। 2 शर्त रखी। पहला शर्त क्या था? पहला शर्त यह था कि जिसका नाम था वाजिरा जो है ये प्रभावित था
वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। वह चाहता था कि ये पहली शर्त ये हो गई कि वह जो है वाजिरा से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। इससे जो है राजा तैयार हो गए, ठीक है, उनकी शादी हो गई। और दूसरी शर्त क्या थी कि ये काशी और कौशल पर जो है फिर से अधिकार करना चाहता था। दोनों शर्तें इसकी मान्य थी। अब क्या हुआ, काशी और कौशल को अपने राज्य मिला लिया। फिर बारी आती है लिच्छवी की। लिच्छवी एक जो है, लिच्छवी यानी वज्जी संघ जो था, हमने बताया था इसके पहले भी, वज्जी संघ जो था, वज्जी संघ 8 जनपदों को मिलाकर एक गुट बना गया, एक संघ बना गया, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था लिच्छवी। लिच्छवी को हराना इतना आसान नहीं था। तो क्या हुआ, लिच्छवी को जीतने के लिए अजातशत्रु जीतने के लिए रथमोसल और महाशिलाकंटक, रथमोसल और महाशिलाकंटक नामक औजार प्रयोग किया। ठीक है, अजातशत्रु जो है लिच्छवी कुल को जीतने के लिए रथमोसल और महाशिलाकंटक नामक औजार का प्रयोग किया था। अब ये रथमोसल और महाशिलाकंटक आपने जो है बाहुबली मूवी देखी होगी, जिसमें जो है बाहुबली की सेना पत्थरों से जो है बारिश करती है, पत्थरों से खींचकर जो है बारिश करती है। और महाशिलाकंटक वो होता है जो, जिसने आपने देखा होगा कि जब भल्लाल देव जो है, भल्लाल देव के रथ पर जो सामने एक चक्रनुमा बना हुआ होता है, जिसमें शत्रुओं की सेना कट कर जो है चिथर बिथर हो जाती है। उसके बाद इसमें देखेंगे, पॉइंट बनाएंगे कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग क्या था कि चारों तरफ जो है पानी था, यानी चारों तरफ पानी, तो उसमें एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी के समय में सप्तपर्णी गुफा में इसी के समय काल में सप्तपर्णी गुफा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। और इसके समय काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि 483 ईसा पूर्व में 483 बीसी में या ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब देखेंगे, अजातशत्रु का जो है अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक, और अजातशत्रु का जो समय काल था वो 400 ईसा पूर्व से 492 ईसा बीसी से 460 बीसी तक। और बिंबिसार का जो समय काल था, तो पूरे हर्यक वंश का जो समय काल था वो हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक। 544 बीसी से 412 बीसी तक। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी राजगिरी, जिसकी सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। पत्नी थी वाजिरा। अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीतकर अपने राज्य मिला लिया, और लिच्छवी कुल को जीतने के लिए इन्होंने रथमोसल और महाशिलाकंटक जैसे बड़े औजारों का प्रयोग किया था। और इन्हीं के समय में सप्तपर्णी गुफा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण था वो है इनके समय काल में 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाग दशक के बारे में। नाग दशक
इसका जो সময়काल था, इसका जो সময়काल है वो 460 BC से 444 या 445, कहीं 444 मिलता है तो कहीं 445। समयकाल 460 से 445 BC। ये जो है एक अयोग्य राजा था, ये एक अयोग्य राजा था। बस इनका जो है एक ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने जो है गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। अब इनकी राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र। ये भी जो है इनकी माता का नाम जो था, माता कौन थी, माता थी पद्मावती। ये भी जो है अपने पिता की हत्या कर, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर जो है बैठे थे, पिता की हत्या कर गद्दी पर कब्जा किया था। और उसके बाद जो है सबसे अंतिम राजा कौन था, नागदशक। और इनके बीच में हुए थे, लेकिन जो है जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। अजातशत्रु के बाद अनिरुद्ध राजा हुआ, अनिरुद्ध, मुंड, और फिर उसके बाद ये नागदशक। अब ये जो है नागदशक की हत्या कर कौन, शिशुनाग जो है इनका जो है एक सेनापति था, शिशुनाग जो है इनकी हत्या करके